नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। जनवरी 2014, दिल्ली का बेहद शानदार लीला पैलेस होटल, एक हाई प्रोफाइल राजनेता की पत्नी, ट्विटर पर सरेआम चल रहा एक कड़वा विवाद, और फिर अचानक एक रहस्यमयी मौत। सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर ने आते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया था। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के आज हम सिर्फ तथ्यों और आधिकारिक जानकारी को डिकोड करते हैं, ताकि समझ सकें कि असल में उस दिन हुआ क्या था। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल तब से लेकर आज तक लोगों के मन में है, वो ये कि क्या ये आत्महत्या थी, क्या ये एक हत्या थी, या फिर क्या ये एक ऐसा मामला था जहां लोगों की अटकलों ने या कहें स्पेकुलेशन ने ठोस सबूतों को बहुत पीछे छोड़ दिया। एक दशक बीत जाने के बाद भी ये मामला भारत की सबसे चर्चित जांचों में से एक है। इस हाई प्रोफाइल मौत ने रातों रात ढेरों अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया था। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को हम 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, घटनाओं का क्रम। दूसरा, फॉरेंसिक भूल भुलैया, जिसने विज्ञान को भी चक्कर दे दिया। तीसरा, मीडिया का तमाशा। और चौथा, कानूनी हकीकत। इन 4 पैमानों से हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये रहस्य आज भी अनसुलझा क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, घटनाओं का क्रम, यानी मौत से ठीक पहले के वो चंद दिन। जरा सोचिए, घटना से कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा पब्लिक विवाद चल रहा था। तनाव बिल्कुल अपने चरम पर था। ट्वीट्स और पब्लिक स्टेटमेंट एक नेशनल न्यूज़ बन चुके थे। इसी बीच 16 जनवरी 2014 को ये जोड़ा दिल्ली के इस लग्जरी होटल में चेक इन करता है। लेकिन इसके अगले ही दिन 17 जनवरी की शाम को सुनंदा पुष्कर उसी होटल के कमरे में मृत पाई जाती हैं। ऑनलाइन बहस से शुरू होकर अचानक हुई इस मौत तक का ये सफ़र वाकई बेहद चौंकाने वाला था। दिल्ली पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया और जांच शुरू की। शुरुआत में तो कई बातें सामने आई। क्या ये प्राकृतिक मौत है, या ओवरडोज, जहर, या फिर खुद को नुकसान पहुंचाया गया है? कमरे की बहुत बारीकी से जांच हुई, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फोरेंसिक सैंपल जमा किए गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तो उसने जांच की पूरी दिशा ही पलट दी। रिपोर्ट में साफ था कि मौत प्राकृतिक नहीं थी। अब ये तो तय था कि कुछ गड़बड़ है, मगर असल में हुआ क्या था, ये अभी भी धुंधलाई था। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, फोरेंसिक साइंस की भूल भुलैया। वो वैज्ञानिक उलझने जिन्होंने केस को और पेचीदा कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद तो स्थिति साफ होने के बजाय और ज्यादा उलझ गई। एक्सपर्ट्स के बीच भारी कंफ्यूजन था, और उसके कुछ बहुत ठोस कारण थे, जैसे शरीर पर पाए गए 15 चोट के निशान, किसी अनजान जहर दिए जाने का शक, और अल्प्राजोलम नाम की दवा का शरीर में मिलना। इसके अलावा मौत की टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल थे। हर एक नई मेडिकल फाइंडिंग अलग अलग एक्सपर्ट्स को बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस पूरी जांच की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी एक्सपर्ट्स की राय में सीधा सीधा टकराव। एक तरफ एम्स की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट्स थीं, जो संदिग्ध मानी जा रही थीं। उनका इशारा किसी साजिश या जहर की तरफ था। लेकिन दूसरी तरफ जब जांच आगे बढ़ी, यहाँ तक कि एफबीआई की फोरेंसिक लैब को भी शामिल किया गया, तो ये बात सामने आई कि इसे हत्या साबित करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं। कोई भी रेडियोधर्मी जहर या टॉक्सिन वहां नहीं मिला। दुनिया के बेहतरीन साइंटिफिक दिमाग भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। देखिए, आमतौर पर किसी भी क्रिमिनल केस में क्या होता है, जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं, हम सच्चाई की ओर करीब पहुंचते हैं, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। सबूतों ने सुलझाने के बजाय अनिश्चितता को और गहरा कर दिया। हर नई फोरेंसिक जानकारी सच्चाई को सामने लाने के बजाय उसे और ज्यादा उलझा रही थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका तीसरा पहलू, मीडिया का तमाशा और वायरल बहसें। 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया ने इसे देश की सबसे बड़ी मीडिया स्टोरी बना दिया था। हर एक नए बयान पर लंबी लंबी डिबेट्स होने लगी। जनता पूरी तरह से बट गई थी। कोई इसे आत्महत्या मान रहा था, कोई एक्सीडेंटल ओवरडोज, कोई गहरी साजिश कह रहा था, तो कोई सीधी हत्या। सच कहूं तो मीडिया ने एक समानांतर ट्रायल ही चला दिया था। जहां फोरेंसिक जांच में समय लग रहा था, वहीं उसकी जगह रोजाना के सनसनीखेज हैशटैग्स ने ले ली थी। ये बात इस केस पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि अनिश्चितता ही अपने आप में एक कहानी बन गई थी। कोई ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं था, तो एक खालीपन सा आ गया था। और इस खालीपन को भरा रोज नई नई थ्योरीज और सोशल मीडिया की अटकलों ने।
जिन्होंने असल वैज्ञानिक तथ्यों को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कानूनी वास्तविकता, अदालत और सबूतों की दुनिया। कानून की दुनिया टीवी की बहसों या भावनाओं पर नहीं चलती, वो चलती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के सिद्धांत पर। मतलब सबूत ऐसे होने चाहिए जिन पर कोई शक ही ना किया जा सके। कोर्ट में किसी को अपराधी साबित करने के लिए इसी ऊंचे पैमाने की जरूरत होती है, और इस केस में फोरेंसिक रिपोर्ट्स की जो अस्पष्टता थी, वही जांचकर्ताओं के लिए इस कानूनी मानक को पार करने में सबसे बड़ी दीवार बन गई। और यहीं हमें सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ जनता का भारी शक और दूसरी तरफ अदालत के लिए जरूरी ठोस सबूत। अफवाहों और वायरल बहसों के आधार पर राय बना लेना बहुत आसान है, लेकिन कोर्ट का स्टैंडर्ड बहुत कठोर होता है। शक चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कानूनी सजा के लिए बेदाग सबूत चाहिए होते हैं, जो कि इस केस में कभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरा मामला राजनीति, मीडिया, फोरेंसिक साइंस और पब्लिक स्पेक्युलेशन, इन चारों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड और विज्ञान की उलझनों का ये एक ऐसा मिश्रण था जिसने इसे एक ऐसा रहस्य बना दिया जिसे आज एक दशक बाद भी कोई भुला नहीं पाया है। अंत में जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक बहस और मीडिया का दबाव सच्चाई को सामने लाने में मदद करता है, या फिर ये वास्तविक तथ्यों को उलझाकर जांच में दखलंदाजी करता है? शायद कभी-कभी सबसे डरावने केस वो नहीं होते जिनके जवाब चौंकाने वाले हों, बल्कि वो होते हैं जहां कभी कोई पक्का जवाब मिलता ही नहीं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और तथ्यों की गहराई को हमेशा समझते रहें।